हेलो। तो अपना सेकंड वाला पार्ट होने वाला अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है उसको लेके। अब तक हमने 10 जो क्वेश्चन थे स्टार्टिंग के वाले वो कर चुके हैं। अब इससे आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो यूज होने वाले जो फॉर्मूले हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, एक बार उनको पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन करने में थोड़ा इजी रहेगा, समझ आता रहेगा कि हमें ये क्या चल क्या रहा है, कौन सा फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, जो चीजें हैं एक बार पहले उसको देखेंगे, उसके बाद हम जो क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एंड दिस इज समीर, वेलकम टू केमिस्ट्री टॉक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो बात होगी किसके फॉर्मूला, जो फॉर्मूला यूज होंगे। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला जो यूज होगा किसका होगा, एनर्जी वाला। जो पीछे वाली वीडियो थी उसके अंदर ही हमने देखा कि एनर्जी जो फॉर्मूला था एनर्जी वाला वो क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, और सी क्या होता है अपने पास में, न्यू इंटू लैम्डा। यहाँ से न्यू की वैल्यू हो जाएगी पास में कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, क्या आएगा, सी बाई लैम्डा हो जाएगा। अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं अपने पास में एनर्जी आ जाएगी, सी बाई लैम्डा हो गया, ये भी एनर्जी है। तो एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है। सेकंड वाला जो फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे वो होगा अपने पास में जो रिडबर्ग कांस्टेंट वाला है, यानी कि वेव नंबर निकालने वाला, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ निकालने वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज होगा। क्या होता है वो, वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा होता है, यानी कि वेव लेंथ होता है, वेवलेंथ का इनवर्स होता है अपने पास में वेव नंबर। क्या होगा, आर एच यानी कि रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। और यहाँ पे n2 हमेशा ग्रेटर देन होगा n1। ठीक है। ये क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे पास में 109677 होगी। और ये क्या है, एटॉमिक नंबर, इजी है। ये क्या होगा मेरे पास में, वेव नंबर, और ये क्या होता है, वेव लेंथ। और ये n और n2 क्या होंगे अपने पास में, एक्साइटेड लेवल बोल दें इसको, या फिर ऑर्बिटल बोल दें, एक्साइटेड लेवल बोलता हूं इसको। ठीक है, ओके। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। इसके अलावा जो थर्ड वाला जो फॉर्मूला यूज होगा क्या होगा, तो अपने पास में एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज होगा। एनर्जी क्या होता है, -2.18 इंटू 10⁻⁻19 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। ऐसा कुछ एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जेड क्या हो गया, वही सेम एटॉमिक नंबर, और एन क्या हो गया अपना ऑर्बिटल जो है, जहाँ पे अपना जिस ऑर्बिटल की बात हो रही है, जहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात होगी। ऐसे यहाँ पे रेडियस वाला फॉर्मूला है वो भी यूज होगा। यहाँ पे क्या होता है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, जहाँ जेड स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे एन स्क्वायर बाई जेड होगा। और ये क्या वैल्यू किसमें आएगी, एंगस्ट्रॉम के अंदर आएगी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। और इसके अलावा जो फॉर्मूला यूज होंगे क्या होगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन वाला होगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अगर अपना इलेक्ट्रॉन है हाइयर स्टेट के अंदर चला गया है, वहां से क्या करेगा, वापस ग्राउंड स्टेट के अंदर आना चाहेगा, क्योंकि वहाँ पे उसकी लाइफ जो टाइम जो होता है, अपना लाइफ टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है, वहाँ पे कम स्टेबल रहेगा, वापस ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा। तो क्या करेगा, कुछ एनर्जी रिलीज करेगा तभी तो आएगा। और जो एनर्जी रिलीज करेगा वो क्या करेगा, फोटोन की फॉर्म के अंदर रिलीज करेगा। तो वो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो आएंगी वो कितनी होंगी, वो होंगी n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। कोई भी n2 का मतलब क्या होगा, कोई भी हायर स्टेट, और n1 का मतलब क्या हो गया, कोई भी लोअर स्टेट। ठीक है, ये बात हो गई। यहाँ पे अगर बोलते हैं अगर ग्राउंड स्टेट के अंदर रहेगा सीधा, अगर n1 इक्वल टू क्या है, ग्राउंड स्टेट, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, यानी कि क्या बन गया अपने पास में, वो 0 बन गया। ये ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, सॉरी ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या, 1 हो गया अपने पास में। ठीक है, यानी कि क्या बन जाएगा, n2 माइनस 1 बन गया, और ये क्या बन जाएगा, n2 यहाँ पे क्या बन जाएगा, n1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा ग्राउंड स्टेट के अंदर, n2 माइनस 1 प्लस 1, ये क्या बन जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, और डिवाइड बाई 2 हो गया। यानी कि यहाँ से बोल सकता हूँ मैं n2 इंटू n2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2
ये हो जाएंगे अपने पास स्पेक्ट्रल लाइन। अगर ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा तो होगा ये, नहीं तो ऊपर वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। और 6 वाला जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या होगा, अपना डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या हुआ, एच अपॉन पी मोमेंटम, और एच अपॉन पी क्या होता है अपने पास, एम वी होता है, यानी कि ये बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो अपने पास ये तो फॉर्मूला होगा अपना डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला। ये एनर्जी वाले होंगे, ये जो फॉर्मूले होंगे हमें याद रखना है कि ये वाले फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। नंबर स्पेक्ट्रल लाइन हो गया, ये वेव नंबर वाला हो गया, ये एनर्जी वाला हो गया, ये एनर्जी किसी भी ऑर्बिटल की अगर बात करेंगे तो एनर्जी होगी, रेडियस होगी किसी भी ऑर्बिटल की वो क्या होगी, ये वाली होगी। इसके अलावा तो शायद कोई यूज नहीं होगा इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वाले जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, ए बल्ब ए 25 वोल्ट बल्ब emits monochromatic yellow light of wavelength of 0.757 माइक्रोमीटर, यानी कि 0.57 अपने पास माइक्रोमीटर की एक वेवलेंथ है, जो एक बल्ब जो है जो 25 वोल्ट का बल्ब है वो इमिट कर रहे हैं। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर कितने क्वांटा जो है वो रिलीज होंगे, वो हमें रेट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले देखेंगे एनर्जी क्या होती है। एनर्जी होता है अपने पास में, और न्यू क्या होता है फॉर्मूला देखा हमने, सी बाय लैम्डा हो गया, इसका यूज करेंगे हम। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है अपने पास, सी, इसकी वैल्यू अपने पास पता होता है, लैम्डा अपने पास में गिवन है, ये रहा, बस वैल्यू हमें निकालनी। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा अपना प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है 6.63 बोल देते हैं इसको, जूल सेकंड इंटू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा कितना है 0.57 इंटू 10⁻⁻6 होगा। यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के कोरस्पॉन्ड जो फोटोन जो इमिट होगा, जो अपनी येलो लाइट जो है वो इमिट करेगी, कितनी आ जाएगी 3.49 इंटू 10⁻⁻19 जूल एनर्जी जो है उस फोटोन की अपने पास में होगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, वो पावर क्या है उसकी 25 वोट है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि एनर्जी जो इमिट करेगा ये फोटोन जो अपनी लाइट जो है कितनी एनर्जी इमिट करेगा 25 जूल पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर इतनी जो है एनर्जी रिलीज करेगा। और नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं, सॉरी एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी अपने पास सही है, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँ तो हमें मिल जाएगा पर सेकंड कितने फोटोन रिलीज होंगे, तो बोल दूंगा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड कितने रिलीज होंगे 25 जूल पर सेकंड डिवाइड बाई 3.49 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जूल से जूल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी अपने पास क्या आएगी, नंबर ऑफ फोटोन आ जाएगा पर सेकंड कितने रिलीज हो गए, कितना आएगा वैल्यू 7.16 इंटू 10⁻19 नंबर है इसलिए कोई यूनिट आएगा नहीं, तो एक सेकंड के अंदर इतने फोटोन जो है रिलीज होंगे। एक से अपना सिंपल वाला फॉर्मूला वही लग रहा है कि एनर्जी वाला एच न्यू या फिर बोल दो उसको एच सी बाई लैम्डा, आसान है, ठीक है। अब आगे वाले जो क्वेश्चन है ऐसा कुछ होने वाला है, यहाँ पे ऐसा कुछ एनर्जी वाला फॉर्मूला लगेगा वहां पे, तो वो सब होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है उस क्वेश्चन के अंदर, electrons are emitted when zero velocity of a the electrons are emitted with zero velocity from a metal surface when it is exposed to radiation of wavelength 6800 एंगस्ट्रॉम। अगर 6800 एंगस्ट्रॉम जो अगर वेवलेंथ हो किसी रेडिएशन की, अगर वो मेटल सरफेस उसके टच में आता है, अगर एक सीधा यूं बोल देता हूँ मैं, एक वेवलेंथ है या ना सॉरी एक रेडिएशन है या फिर एक बोल दो लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 6800 एंगस्ट्रॉम है अपने पास में, वो एक मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं। फिर वहां से जो फोटोन इमिट होगा उसकी वेलोसिटी क्या जीरो है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। आगे बोला कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, और वर्क फंक्शन जो है ऑफ मेटल वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये कहाँ से आएगा क्वेश्चन, आएगा फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है वहां से आ गया। क्या होता है वहाँ पे, एक अपनी पास एक रेडिएशन जो होती है, एक लाइट जो होती है वो स्ट्राइक करती है अपने मेटल सरफेस के ऊपर, वहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी, ऐसा होता है। तो क्या होता है कि वो अपने पर्टिकुलर एक मेटल होता है उसके पास में एक फिक्स वैल्यू होती है, उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन, यानी कि उतनी अगर एनर्जी अपनी लाइट जो हम इंसिडेंट जो लाइट है उसके पास में अगर उतनी पावर है, उतनी पावर नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, बोलेंगे हम उतनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो ही अपना इलेक्ट्रॉन वो एजेक्ट हो पाएगा अपने मेटल सरफेस से, नहीं तो नहीं हो पाएगा। यानी कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी मेटल की, अगर लाइट के पास में उतनी वैल्यू है तो ही वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा मेटल, नहीं तो नहीं करेगा,
ये अपना बोलते हैं। और मान लीजिए उसके पास ज्यादा हुई, कम तो करेगा ही नहीं, अगर उसके इक्वल आती है तो अपना इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट करके अपने सरफेस तक आ जाएगा, लेकिन उसके पास में एनर्जी नहीं होगी। अगर उसे मूव करवाना है, सरफेस से दूर भगाना है उसको, तो क्या होना चाहिए, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू उससे ज्यादा एनर्जी हमें स्ट्राइक करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। यानी कि जो उसकी जो वर्क फंक्शन होगा अपने पास में, जो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जिससे वो उतनी मिलने के बाद ही मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, तो उससे अगर ज्यादा दे देंगे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी होगा, साथ में एनर्जी बची, उसे क्या करेगा, वो मूव करेगा उस स्पीड से, उसके पास काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे, ये अपने पास एनर्जी होगी अपने पास फोटोन की, एनर्जी ऑफ फोटोन, जिसकी इक्वल होगी वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लस में काइनेटिक एनर्जी। अगर उसके पास में एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, जो भी हमने बात की, अगर एक्स्ट्रा एनर्जी आती है तो उसे वेलोसिटी की फॉर्म के अंदर मिलेगी, यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी उस फोटो इलेक्ट्रॉन के पास में। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन अपने मेटल सरफेस से इजेक्ट हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अगर नहीं है, वेलोसिटी नहीं है उसके पास में, यानी उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, जीरो होगी। वो अपनी स्टडी के अंदर बोल रहे हैं कि उसके पास में क्या है, विद जीरो वेलोसिटी ऑफ ए मेटल सरफेस, यानी इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। यानी कि अपने पास काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम स्क्वायर होता है। वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो पूरे क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी क्या बना, जीरो बन गया। यानी कि फोटोन की एनर्जी और वर्क फंक्शन ऑफ मेटल का वो दोनों इक्वल है। इतना समझ आया कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है और वर्क फंक्शन ऑफ मेटल जो है इक्वल होगा। पहली बात, हम एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लेंगे तो वहां से बोल देंगे मेटल का अपना वर्क फंक्शन जो है इतना होगा, इजी है। ओके, एनर्जी ऑफ फोटोन की अगर बात करता हूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, एच सी बाई लेमडा, एच की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट है अपने पास में, सिंपल। और ये क्या होगा, इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा अपने पास में। अब इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास जो एनर्जी आएगी क्या आएगी, 2.93 इंटू 10⁻⁻19 जूल, यानी कि इतनी एनर्जी होगी उस पर्टिकुलर फोटोन की। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क फंक्शन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अपनी बात पहले बोल चुकी है, यानी कि वर्क फंक्शन भी इतना ही हो जाएगा मेरे पास में। ठीक है, सही बात है। अब यह बात बोल रहा है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी क्या होता है, एच न्यू होता है। ठीक है, और न्यू क्या होता है, न्यू नोट क्या होगा, सी बाई लैम्डा नोट। ठीक है, इजी है। अपने पास ये क्या हो गया, ये वैल्यू अपने पास गिवन है, ये हमें पता है, लैम्डा नोट निकाल लेंगे, यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम सीधा, ये एनर्जी वाला फॉर्मूला अपने पास फोटोन की एनर्जी आ गई, और लैम्डा नोट अगर इसको बोल देता हूँ लैम्डा नोट, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, एनर्जी डिवाइड बाई प्लैंक कांस्टेंट, वहां से भी निकाल सकता है, एक तरीका ये हो गया। इस वाले से भी निकाल सकते हैं, सी की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा नोट क्या होगा मेरे पास में, सिंपल है। अब ये क्या जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4.41 इंटू 10⁻⁻+14 पर सेकेंड। ये आ गया क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गया उस पर्टिकुलर मेटल की। ठीक है, यानी कि उतना उसे उसके पास में जो अपनी एनर्जी है उसके पास उतनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक है, इजी है। ओके, आगे वाले जो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हाँ, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। पहली बात हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो उसको मार्क कर लेते हैं, जो चीजें होती है उसे मार्क करते हुए चले, ये इजी रहेगा। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अंडरगो वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम ए हायर एनर्जी लेवल विद n इज इक्वल टू 4, यानी कि n इज इक्वल टू 4 से कहाँ आ रहा है, n इज इक्वल टू 2 के ऊपर आ रहा है। ठीक है, जो वेवलेंथ जो होगी मिट होगी उसकी बात कर रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो वेव नंबर अगर देखें तो क्या बन जाएगा, अभी जो फॉर्मूला पढ़ा हमने स्टार्टिंग के अंदर वही वाला होगा, यानी कि 1/λ और RH यानी कि रेडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। होल करेंगे यहाँ पे, ये तो कोई बन जाएगा 1 बन जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन है,
मार्क किया हमने, यहाँ पे देखा हमने हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, Z=1 होता है, 109677 हमारे पास क्या रिडबल कांस्टेंट की वैल्यू है। N1 क्या होगा, लोअर स्टेट वाला, यानी कि 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, सिंपल है। यहाँ पे अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास वैल्यू जो आएगी क्या आएगी, ये क्या बन जाएगा मेरे पास में 1/4 माइनस 1/16, और ये बन जाएगा, सोल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 20564 सेंटीमीटर इनवर्स, सिंपल है। मेरे पास आ गया वेव नंबर, आ गया मेरे पास में। यहाँ से इसको वेवलेंथ निकाल सकता हूँ मैं, क्या होता है वेव नंबर, क्या होता है 1 लैम्डा, ये रहा। तो अगर इसका इन्वर्स कर दूं मैं तो निकल जाएगा मेरे पास में लैम्डा, लैम्डा क्या हो जाएगा 1 वेव नंबर, ये 1/20564, इजी है। ये क्या बन जाएगा 4.86 इंटू 10⁻⁵, ये सेंटीमीटर इनवर्स था, ऊपर जाएगा सेंटीमीटर बन जाएगा, यानी इतनी क्या आ गई वेवलेंथ आ गई अपने पास में, जो लाइट जो थी उसकी, ठीक है। यानी कि इसको मैं सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर के अंदर लिखना चाहूँ, मैं नैनोमीटर के अंदर लिखना चाहूँ, तो मैं हिसाब से कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। यानी कि लैम्डा क्या आ गया, वही तो निकाला था मैं, वेवलेंथ पूछा था, ये रहा। तो वेवलेंथ क्या हो गया, यहाँ से यूं भी बोल सकता हूँ अगर ऑप्शन ऐसा कुछ होगा तो। अब ऐसा कुछ पर्टिकुलर दे नहीं रखा कि हमें सेंटीमीटर में निकालना है, मीटर में निकालना है, कहाँ निकालना है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ मीटर की अगर बात करता हूँ तो कितना होता है 10⁻, नैनोमीटर अगर बात करता हूँ मैं क्या बन जाऊँगा, नैनोमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो क्या करना चाहिए हमें, इंटू 10⁻7 अगर बात करता हूँ 486 नैनोमीटर, ठीक है। अगर नैनोमीटर की अगर बात करूँ, नैनोमीटर का 10⁻⁹ होता है, इजी है, ओके। आगे वाले जो है इसकी अगर बात करें, आगे वाला क्वेश्चन जो है क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिलीज ए हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम के रिलीज करने के लिए कितनी एनर्जी हमें लगेगी, ओके। इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई n इज इक्वल टू 5th ऑर्बिटल के अंदर अपना जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कंपेयर आंसर विद द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी रिलीज टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिटल। अगर n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिटल से अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करते हैं तो ऐसा कुछ भी हमें कंपेयर करना है। तो एनर्जी अगर बात करते हैं, एनर्जी क्या बोलते हैं, एनर्जी होता है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या था, -2.18 इंटू 10⁻⁸ Z²/n² जूल पर एटम, पढ़ा भी हमने। अब यहाँ पे क्या है, हमें जेड भी पता है क्योंकि हाइड्रोजन एटम में Z=1 होगा, एन भी पता है हमें 5th ऑर्बिटल है, और एक बार क्या है 1 ऑर्बिटल नंबर 1 है, ठीक है, यानी ग्राउंड स्टेट है, और 5th का मतलब क्या होगा 4th एक्साइटेड स्टेट हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट का भी ध्यान रखना है। 5 ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया 4th एक्साइटेड स्टेट है, ऐसे भी बोल सकता है ये, ठीक है। अगर 4th एक्साइटेड स्टेट बोल देता तो हम क्या बोलते हैं n=5 पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि n=1 क्या होता है अपना 0 होता है, n=2 होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है, उस हिसाब से हम देख लेंगे, ठीक है। तो एनर्जी अगर निकालूं मैं इस पर्टिकुलर n=5 के लिए तो क्या हो जाएगा -18, जेड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई n² कितना 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी पास में 8.72 इंटू 10⁻⁻20 जूल पर एटम, n=5 के अंदर अगर अपना जो इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट होगा तो, ठीक है। ऐसे अगर बात करता हूँ, और ये वाला इलेक्ट्रॉन आयनेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी कि आयनेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर अपना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे कहाँ लेके जाना है, इन्फिनिटी के ऊपर लेके जाना है, यानी कि n=इन्फिनिटी के ऊपर लेके जाना है। तो ऐसा वाला स्टेट जहाँ पे अपना जो न्यूक्लियस होगा उसके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो 0 होगा, और वो कब हो सकता है जब अपना इलेक्ट्रॉन है बहुत ज़्यादा दूर चली जाए, और बहुत ज़्यादा दूर कब होगा जब इन्फिनिटी के ऊपर होगा, डिस्टेंस के ऊपर होगा तो ही होगा, सिंपल बात है। यानी कि n=इन्फिनिटी के ऊपर लेके जाएंगे तो यानी कि n=5 से n=5, n=5 से
इनफाइनाइट के ऊपर लेके जाते हैं तो अपने क्या होगा, आयनाइज एनर्जी की बात करेगा। तो ऐसे ही देख लूँ मैं तो क्या होगा, ई इनफाइनाइट की बात करूँ तो क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो बन जाता है अपने पास में, क्योंकि एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। और एन इज इक्वल टू 5 की वैल्यू भी हमने वैल्यू निकाल ली है। हाँ ये माइनस में आएगा, ये माइनस यहाँ पे था, माइनस 8.72 इंटू पावर माइनस 20 जूल पर एटम तो है ही अपने पास में। अब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये वाली फाइनल है, यानी कि जीरो माइनस इनिशियल, इनिशियल कितनी थी 8.72, ठीक है, प्लस में हो जाएगा ये 8.72 इंटू पावर 20 माइनस 20 जूल पर एटम, यानी कि n=5 से अगर वो इन्फिनिटी के ऊपर जाएगा तो इतनी एनर्जी बन जाएगी उसके पास में, एनर्जी रिलीज कर देगा। सिंपल है। अगर ऐसे ही n=1 से अगर जाता है तो क्या होगा, n=1 से इन्फिनिटी के ऊपर जाता है, सेम ई इन्फिनिटी तो क्या होगी, वही होगी, जीरो होगी, माइनस n=1 के लिए एनर्जी कितनी होती है, अगर n=1 हो जाएगा सिंपल वही हो जाएगा अपने पास में, माइनस 2.18 इंटू टेन पावर माइनस 18, चार स्क्वायर जो होगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, एन स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी अपने पास में, ठीक है, प्लस में बन जाएगा ये, प्लस 2.18 इंटू टेन पावर माइनस 18 जूल पर एटम, ठीक है। अब इन दोनों क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, इनका अगर मैं रेशियो निकालता हूँ क्या बन जाएगा, ये हो गया अपने पास में n=1 से इन्फिनिट, और ये क्या हो गया अपने पास में n=5 से n=5 से इन्फिनिट अगर जाएगा तो एनर्जी आ गई, सिंपल है। अब इनको अगर मैं एनर्जी ये वाली डिवाइड बाई एनर्जी ये कर देता हूँ, यानी कि 5 वाली एनर्जी कितनी होगी 8.72 इंटू पावर माइनस 20 डिवाइड बाई 2.18 इंटू पावर माइनस 18 डिवाइड करता हूँ तो लगभग 4 के करीब आएगा, क्योंकि ये लगभग इसका 4 टाइम है और ये ऊपर जाएगा -2 बच जाएगा मेरे पास में, सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन है, आ गया रेशियो। तो इतना कुछ रेशियो आएगा इनका अपनी आयनिक एनर्जी 5 वाली, यानी कि आयनिक एनर्जी हो गई, क्योंकि आयनिक एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जिस भी स्टेट के अंदर प्रेजेंट होगा वहां से इन्फिनिटी के ऊपर लेके जाएंगे तो आयनिक एनर्जी होगी, तो आयनिक एनर्जी 5th वाली डिवाइड बाई आयनिक एनर्जी फर्स्ट वाली, उनका रेशियो क्या आ गया, ये ऐसा कुछ आ गया, यानी कि वो इसके इतने टाइम है, यानी कंपेयर करने के लिए बोला था ना, तो हमने कंपेयर कर लिया कि वो इसकी इतने टाइम है, यानी यहाँ से बोल सकता हूँ कि आयनिक एनर्जी 5 वाली जो होगी इक्वल टू 4 इंटू पावर माइनस टाइम ऑफ आयनिक एनर्जी फर्स्ट वाली की, सिंपल है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस, और सेम वही अपने जो स्पेक्ट्रल लाइन कितनी इमिट होंगी ग्राउंड स्टेट के ऊपर अगर जाएगा तो सिंपल हमारा जो फॉर्मूला बताया था वो यूज करना है, क्या होगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या था, n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n2 क्या होगा ज़्यादा स्टेट वाला, यानी कि n=6 हो गया ही, -1 ग्राउंड स्टेट के अंदर आ रहा है, 6 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये कितना बन गया 5 और ये कितना बन गया 6, यानी कि 15 जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो मीट होंगी अगर अपना n=6 से और ग्राउंड स्टेट के अंदर अगर आएगा तो, ये वाला फॉर्मूला हो गया। और मैंने एक और फॉर्मूला बताया था अगर ध्यान हो तो, कौन से वाला था, अगर अपना कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन है वो अगर ग्राउंड स्टेट के अंदर सीधा आ रहा है, कहाँ से, कोई भी हायर स्टेट से n2 से कहाँ आ रहा है, n=1 के ऊपर आ रही है, क्या वैल्यू क्या होगी 1, तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अपन सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n2 माइनस 1 n2 डिवाइड बाई 2, n2 कितना है 6 है, 6 माइनस 1 6 हो गया, और ये कितना हो गया 5,
सिंपल ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, ये वाला, ठीक है। ये पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी हमें, सारी वैल्यूज इनपुट करनी पड़ेगी। सीधा हम देखेंगे कि जो अपना ज्यादा स्टेट कौन सी होगी, हाईएस्ट जो एक्साइटेड स्टेट है उसको कौन सी होगी, उसमें से एक माइनस कर देंगे और उसी के साथ इंटू कर देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। सिंपल है, यानी जैसे 6 था यहाँ पे 6 - 1 5 कर दिया, 5 × 6 और डिवाइड बाई 2, सिंपल। ओके, लेकिन ये कहाँ लगाना है, अगर ग्राउंड स्टेट के अंदर अपना जो आ रहा है फोटोन जो है वो ग्राउंड स्टेट के अंदर आ रहा है तो हमें लगाना है। किसी भी स्टेट के अंदर आएगा तो जनरल जो फॉर्मूला होगा वो ये वाला ही यूज करना है। जैसे कि n = 2 के ऊपर आ रहा है, ठीक है, 1 के ऊपर आ रहा है तो अपना ग्राउंड स्टेट हो गया, 2 के ऊपर आएगा तो दूसरा स्टेट हो जाएगी, अपनी फर्स्ट एक्सेस स्टेट है उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वहां भी ये वाला नहीं लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिटल इन द हाइड्रोजन एटम इज, ये अपने पास में फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए जो एनर्जी होगी वो ये होगी, जो हम फॉर्मूला भी देखते आ रहे हैं, ये अपने पास में -2.18 × 10⁻⁻18 जूल पर एटम, ठीक है। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिटल, फिफ्थ ऑर्बिटल के साथ कौन सी एनर्जी एसोसिएट होगी, ये थोड़ी देर पहले हमने निकाल लिया, फिर एक बार निकाल लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, तो कुछ फॉर्मूला है और यहाँ पे क्या होता है Z²/n² होता है, वो मत भूलना, यहाँ पे उसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। जूल पर एटम, ये वाले वैल्यू है वो नहीं दे रखी है यहाँ पे बस ये काम की चीज थी। N=5 हो गया, अपना हाइड्रोजन एटम है तो ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ये क्या है 25 बन जाएगा, डिवाइड बाई 25 हो गया। और अभी वैल्यू सोल्व की थी हमने इसकी -8.72 × 10⁻⁻20 जूल पर एटम, सिंपल। एनर्जी आगे पास में जो पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए N=5 ऑर्बिटल, फिफ्थ ऑर्बिटल होगा तो उसके लिए। अगर रेडियस की अगर बात करता है तो कितना हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं अपनी आगे वाले जो क्वेश्चन क्या बोले, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोथ फिफ्थ ऑर्बिटल फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए फिफ्थ ऑर्बिटल होता है हाइड्रोजन एटम का, तो हमें उसकी रेडियस निकालनी है। अभी फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग के अंदर 0.529 × n²/z², सॉरी z² नहीं z, ये क्या बन गया 1 बन गया, 25 बन जाएगा यहाँ पे, बन जाएगा 13.225 एंगस्ट्रॉम, या फिर बोल दूँ 1.3225 नैनोमीटर। जो भी अपने पास में आंसर होगा उसको मार्क कर लेंगे, इजी है। ये पहले कैलकुलेट कर चुके हैं और अपने पास क्या निकाला, अपना रेडियस वाला जो फॉर्मूला वो लगाया। बस ध्यान क्या रखना था यहाँ पे, ध्यान बस ये रखना है, ये वाली वैल्यूज गिवन नहीं है, ये होते हैं Z²/n² आएगा एनर्जी के साथ में इंटू, और रेडियस साथ में आएगा n²/z, और यहाँ पे अगर वेलोसिटी अगर हो जाता तो वेलोसिटी साथ कौन सी टर्म आती है, वेलोसिटी आता है Z/n। यहाँ पे जो अपने पास में जो इसका था एनर्जी वाला था सेम वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर था दोनों का, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ऐसे याद रख लो इसको। वेलोसिटी के साथ में Z/n होगा खाली, लेकिन वहां पे क्या हो जाएगा उनको दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, Z²/n² हो जाएगा, सिंपल। और अपना जो रेडियस है वहां पे क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी कि n²/z हो जाएगा, और अभी दोनों को स्क्वायर नहीं खाली बस n² के ऊपर z आएगा, स्क्वायर आएगा, n के ऊपर स्क्वायर आएगा, z के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। रेडियस में एनर्जी और उनके अंदर डिफरेंस ये हो गया। बस ये जो वैल्यूज है इनका ध्यान रखना, जो अपने Z² और Z और N की जो है कैसे रिलेशन होता है, सीधा रिलेशन पूछ लेता है कि एनर्जी का अपनी एटॉमिक नंबर के ऊपर क्या रिलेशन होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर क्या रिलेशन होता है, एटॉमिक नंबर के साथ क्या रिलेशन होता है, वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है, रेडियस का क्या रिलेशन होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बोल दूं, या फिर अपने एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ एटॉमिक नंबर के साथ रिलेशन पूछ लूँ, तो यहाँ से अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लार्जेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज का मतलब क्या होता है पहले वो देखना है कि बाल्मर सीरीज का मतलब होता है कि यहाँ पे n1 यानी कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर से आने वाला है, जिस ऑर्बिटल के अंदर आके रुकेगा, ठहर जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, जहाँ पे उसकी जो एक बोल दूं कि उससे नीचे नहीं जाएगा वो,
यानी कि लास्ट उसके लिए जो स्टेज होगी वो ये वाली होगी। तो n1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2। और ये क्या होता है विजिबल लाइन, भी विजिबल बोलते हैं इसको, विजिबल अपना स्पेक्ट्रा होता है ये। तो अगर यहाँ पे विजिबल की बात करें तो मतलब क्या बात करें, बाल्मर सीरीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे n1 इज इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। तो अपनी बाल्मर नाम भी दे सकते हैं या फिर बोल सकते हैं विजिबल जो रीजन होगा उसके अंदर जो लार्जेस्ट जो वेवलेंथ होगी वो कौन सी वाली होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो लार्जेस्ट का जो होगा वो कौन सा होगा, जस्ट उससे ऊपर वाला जो अपना ऑर्बिटल था वहां से अगर आएगा, यानी कि मैं लाइन बनाता हूँ अगर मैं, तो मैं एक बार इसकी बात करता हूँ। जैसे हमने फर्स्ट वाली ऑर्बिटल थी उसकी अगर बात की, उसका उस क्वेश्चन में हम बनाना चाहिए था लेकिन हमने नहीं बनाया। चलो इसको अंदर देखते हैं हम कैसे क्या बनता है अपना स्पेक्ट्रल लाइन की अगर बात करें तो कैसे कुछ बनेगा। ठीक है, तो मान लीजिए अपने पास में ये कुछ स्पेक्ट्रल लाइन मतलब ऑर्बिटल है, स्पेक्ट्रल लाइन ऑर्बिटल बनेगी, स्पेक्ट्रल लाइन तो बनाएंगे हम। ठीक है, ये क्या हो गया n इक्वल टू 1 हो गया, 2 हो गया, n इक्वल टू 3 हो गया, n इक्वल टू 4 हो गया और n इक्वल टू 5 होगा। पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर बोला हुआ था n इक्वल टू 6, उसको देखते हैं पहले। और उसने क्या बोला था कि अपना n इक्वल टू 6 से अगर अपना n इक्वल टू 1 के ऊपर, यानी ग्राउंड स्टेट बोला था, ग्राउंड स्टेट की होता है अपने पास में, होता ग्राउंड स्टेट, ये क्या होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये क्या होगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ यूं करके। ठीक है, n इक्वल टू 6 से अगर अपना इलेक्ट्रॉन आता है ग्राउंड स्टेट के अंदर, यानी कि यहाँ से अपने पास में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है तो कितने फोटोन रिलीज करेगा। ठीक है, एक हम तरीके से देख सकते हैं कि कितने फोटोन इमिट करेगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा तो वहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो क्या उसमें क्या करते हैं, जैसे कि n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू 1 के ऊपर आ रहा है सीधा, तो एक फोटोन रिलीज करेगा, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो एक फोटोन इमिट करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर वो ही अपना है, अगर यहाँ पे आ जाए और उसके बाद में यहाँ पे आए तो कितने स्टॉपेज है इसके पास में 2, यानी कि ये एनर्जी एक फोटोन रिलीज करेगा, उसकी वेवलेंथ अलग होगी, इसकी अलग होगी। अगर यही वाला है यहाँ पे आ जाए, फिर यहाँ पे आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए और यहाँ आए, तो ये वाली लिमिट कर चुका यहाँ पे, तो कौन सी वाली करेगा, ये वाला करेगा, ये वाला करेगा। ऐसे करके 15 अपने फोटोन्स हैं वो इमिट करेगा n इक्वल टू 6 से अगर n इक्वल टू 1 के ऊपर आएगा। समझ आए, ये क्यों काउंट नहीं किया, क्योंकि ये वाली एनर्जी रिलीज तो करेगा लेकिन इन दोनों की इक्वल है, तो एक बार काउंट हो चुकी है ना ये। वो तो नहीं है कि जो वेवलेंथ वो अपने मीटर जो होगा उसके अंदर अलग अलग शो करेगा, ये पहले वाले के अंदर है, ये दूसरे वाले के अंदर रहेगा, वेवलेंथ तो होगी वो एक ही होगी ना। ठीक है, यहाँ पे ना ही उनका यूं होगा कि उनका एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सेम वेवलेंथ है तो सेम ही अपने पास में मीटर के अंदर जो अपना स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है जहाँ पे हम ये सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, जहाँ हमें दिखेगा हम रीडिंग जो चेक करते हैं तो वहाँ पे सेम ही आएगी, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा अपने पास में कि ये पहले मीट हो चुकी थी इतने टाइम पहले, क्योंकि ये क्या होता है सडन होता है, बहुत कम टाइम लगता है इनके अंदर, इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसकी अगर बात करें, वहाँ क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कौन से वाला अगर हुआ तो n इक्वल टू एक तरीके से बोल दूं मैं, ये वाला होगा अपने पास में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा जो होगा बाल्मर वाली, तो यहाँ पे कौन से वाला होगा, ये वाली जो लाइन होगी यहाँ से यहाँ, तो इसकी वेवलेंथ जो होगी ये वाली मैक्सिमम होगी, n इक्वल टू 3 से जस्ट उससे ऊपर वाला जो होगा वो क्या करेगा मैक्सिमम जो वेवलेंथ होगी वो होगी, यानी लॉन्गेस्ट जो वेवलेंथ होगी n इक्वल टू 3 से अगर n इक्वल टू 2 के ऊपर आएगा। ठीक है, और अगर शॉर्टेस्ट की अगर बात करेगा तो इन्फाइनाइट से जो आएगा वो होगी शॉर्टेस्ट वाली, लॉन्गेस्ट की अगर बात करते हैं तो उससे जस्ट ऊपर वाला जो है अपना ऑर्बिटल है वहां से अगर अपने पास में फोटोन जो आता है तो अपने पास वो वेवलेंथ होगी। ठीक है, वैसे वो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वही हमें पुट करना है यहाँ पे, क्या था वेव नंबर वाला, हीट बाय क्वेश्चन की वैल्यू सीधी पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, हर बार लिखना नहीं है हमें। हाइड्रोजन एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम की बात करें तो जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, n1 की वैल्यू क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस आएगा प्लस नहीं माइनस आएगा, ये वैल्यू बन जाएगी अपने पास में 15233 सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या आ गया अपने पास वेव नंबर आ गया, तो हमें पूछा क्या है वेव लेंथ बोला है, इसका इनवर्स कर देंगे यानी कि 1 अपॉन वेव नंबर कर देंगे, क्या बन जाएगा लेमडा बन जाएगा अपने पास में 1 अपॉन 15233
क्या हो जाएगा 1.5233 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर इनवर्स था तो सेंटीमीटर बन जाएगा। इजी है, यानी कि ये अपने पास में जो वेवलेंथ होगी अपना हाई जो लॉन्गेस्ट वाली वेवलेंथ होगी वो ये वाली होगी। इजी है। ओके, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज द एनर्जी इन जूल required to shift the electron of the hydrogen atom from the first Bohr orbital to the fifth Bohr orbital, and what is the wavelength of the light emitted when the electron returns to the ground state। यानी कि बात क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर हमें किसी हाइड्रोजन एटम की बात करें उसके अंदर अगर हमें एक एटम जो है उसको फर्स्ट ऑर्बिटल से फिफ्थ ऑर्बिटल के अंदर लेके जाना है तो उसके अंदर हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको। पहली बात, अगर वो वापस ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है तो एक फोटोन इमिट करेगा, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, जो लाइट इमिट करेगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ठीक है। और ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन एनर्जी अपने पास कुछ ऐसी इस तरीके से दे रखी है, यानी कि आर्क की बात कर रहे हैं तो आर्क के अंदर हमें सोल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो अपने पास जो फॉर्मूला है एनर्जी वाला वही -2.18 -11 बन जाएगा पास, क्योंकि आर्क की बात कर रही है, ठीक है। फिफ्थ वाले की अगर बात करेगा सेम वो वैल्यू पुट करेंगे, क्या होता है z² होता है, सिंपल वैल्यू पुट किया हमने, बाई 25, तो जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 8.72 × 10⁻13 आर्क। सिंपल है। और चेंज की अगर बात करता है, चेंज क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ग्राउंड स्टेट के अंदर एनर्जी है, हाई स्टेट के अंदर एनर्जी हमें कौन सी वाली होगी, यानी कि एक तरीके से मैं डायग्राम बनाता हूँ, यानी कि ऐसा कुछ डायग्राम हमारे पास में ऐसा कुछ और है, ये क्या होगा 1 से लेके जा रहा है 5 के ऊपर, यानी कि ऐसा कुछ है कि यहाँ से हम यहाँ पे लेके जाएंगे। पहली बात हमें ये कैलकुलेट करनी है, इसकी एनर्जी अपने पास में गिवन है, ये रही -11 अर्ग, इसकी एनर्जी कितनी अभी हमने निकाल ली, कितनी है -8.72 × 10⁻13 अर्ग, इसकी इतनी एनर्जी। अगर यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे तो एनर्जी डिफरेंस जो आएगा वो उतनी तो एनर्जी लगेगी ना यहाँ पे जाने में, यानी कि डेल्टा ई क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, सही बात है। सोल्व कर लेंगे इसको, E5 मतलब -8.72 × 10⁻13 माइनस ऑफ 2.18 × 10⁻11, इजी। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी, सही बात है, ये आ जाएगी 2.09 × 10⁻11 आर्क, यानी कि इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी अगर n=1 से अगर n=5 के ऊपर अगर अपना जो अपना इलेक्ट्रॉन जो अपना एटम का उसको शिफ्ट करते हैं तो। इतना क्लियर। अब फिर क्या बोले इसने, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। अगर यहाँ से अगर बात करेगा तो अपने पास पहुंच गया अपने पास में ऊपर, अब यहाँ से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन जो है वापस आएगा ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो कुछ फोटोन जो है लाइट का इमिट करेगा, कुछ वेवलेंथ इमिट करेगा, तो उसकी वेवलेंथ निकाल लिया हमने, लैम्डा निकालना है। जो पीछे वाला जो क्वेश्चन था ऐसा कुछ किया था हमने, यानी कि एनर्जी अपने पास में है, ठीक है। तो इसका यूज किया हमने, एनर्जी क्या है hc/लैम्डा, यानी एनर्जी चेंज अपने पास में है, निकाल लिया। लैम्डा क्या बन जाएगा पास में hc/डेल्टा ई, एच की वैल्यू क्या होती है 6.63 -34 जूल सेकेंड 3 × 10⁻8 डिवाइड बाई 2.09 × 10⁻11 आर्क। सिंपल है। यहाँ से अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू है कितनी आएगी 9.52 × 10⁻8 मीटर, -8 है तो कितना बोल दूंगा उसको, इसको मैं अगर बोल दूं 952 अगर बोलता हूँ इसको मैं तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, इसको मैं चेंज करता हूँ 952 बोलता हूँ
तो एंगस्ट्रॉम बन जाएगा, क्योंकि क्या बन जाएगा, 10⁻10 बन जाएगा ना वो। और ये कितना 10 कितना होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। इजी है। तो अपने पास जो वेवलेंथ आई, जो ये इमिट करेगा वो कितनी आ गई, जो फोटोन जो इमिट किया उसने, उस फोटोन की वेवलेंथ कितनी होगी, 952 एंगस्ट्रॉम होगी। इजी है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, अपने पास एज कुछ एनर्जी दे रखी है, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द एन इज इक्वल टू 2 ऑर्बिटल, या कंप्लीटली रिमूव करने के लिए, यानी कि एक तरीके से बोल दूं इन्फिनिटी के ऊपर लेके जाने के लिए, ठीक है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज टू कॉज दिस दिस ट्रांजिशन, ऐसा कुछ वेवलेंथ जो इस ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड होगा, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, उसकी लॉन्गेस्ट जो वेवलेंथ होगी वो कौन सी वाली होगी, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी की बात करता है, इज इक्वल टू 2 के लिए, यानी सेकंड ऑर्बिटल के अंदर है, तो पहली बात तो मैं एनर्जी निकाल लेता हूँ। जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एन स्क्वायर कितना है 2 है, 2 का 4 हो गया, ये क्या हो गया -5.45। एन स्क्वायर क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्या है हाइड्रोजन एटम की कुछ बात कर रही है, ठीक है। ये रहा, ठीक है। देखो -19 जूल पर एटम, ठीक है। यहाँ से ई इनफाइनाइट को लेके जाना है, यानी कि बिल्कुल रिमूव करवाना है, यानी कि आयनेशन एनर्जी की बात कर रही है, ये हो गया। यानी कि एक तरीके से बोल दूं तो मैं इनफाइनाइट से 2 के ऊपर ले जाऊँ तो सीधा क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो एक बार देख लेते हैं, इसको भी प्लस होगा ही, माइनस ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल, प्लस बन जाएगा अपने पास में ये 5.45 इंटू 10⁻19 जूल पर एटम, ठीक है। ओके, ये एनर्जी हो गई उसके पास में। अब इतनी एनर्जी के लिए जो पहले निकाला था हम फॉर्मूला सेम वो यूज करेंगे हम। एनर्जी डिफरेंस क्या हो गया, एच सी बाई लैम्डा होता है, ये एनर्जी डिफरेंस तो हो गया, यानी कि 2 से लेके और सेकंड ऑर्बिटल से लेके हमें इन्फिनिटी के लेके जाना है, ऑर्बिटल अपना क्या होगा, डिफरेंस हो गया, एनर्जी का डिफरेंस। सीधा यहाँ से निकालूंगा लैम्डा एच सी बाई डेल्टा ई, सेम पहले वाला किया वैसे वैसे, -34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाई चेंज 4.5 या बोल दो डिफरेंस 19 जूल। तो इसकी वैल्यू जो आएगी अपने पास में, जो लैम्डा जो आएगा वो वेवलेंथ आ जाएगा, वेवलेंथ कितना आएगा 3.65 इंटू 10⁻7 मीटर हो जाएगा। और मैं इसको यूँ बोलूँ -9 हो जाएगा, और ये कितना होता है, नैनोमीटर होता है, तो सिंपल बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी के साथ अपना इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसकी क्या होगी, हाँ वेवलेंथ क्या होगी, सिंपल है। अपना जो बात की थी हमने प्लैंक, सॉरी डी ब्रोगली वेवलेंथ की, वेवलेंथ की जो बात की थी हमने, वो वाला फॉर्म लगेगा यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, और पी क्या होता है, एम वी, ठीक है। ये निकालना है हमें, लैम्डा निकालना है, एच की वैल्यू हमें पता है, वेलोसिटी हमें पता है, और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास भी हमें पता है, सारी वैल्यू अपने पास है, बस पुट करना है। डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू पावर -31 kg ये जूल सेकंड। वेलोसिटी कितनी रखी है 2.05 इंटू 10⁻7 होगी, या +7 है, +7 है, क्योंकि वेलोसिटी प्लस में होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत फास्टली मूव कर रहा है। तभी तो अपने पास में अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल था वो आया, कि एक टाइम के ऊपर हम जो मोमेंटम पोजीशन जो है वेलोसिटी डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत साइज छोटा है और बहुत स्पीड से मूव कर रहे हो, यानी कि कहीं भी अगर आपको +7 ये है 10⁻7 है, तो ये +7 ही होगा, माइनस में नहीं होगा, ठीक है। मीटर पर सेकेंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और जूल क्या होता है, जूल होता है अपने पास में केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो केजी से केजी कैंसिल आउट, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि मीटर के अंदर आ जाएगा अपने पास में आंसर। लैम्डा की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी 3.55 इंटू 10⁻11,
मीटर, यानी कि जो वेवलेंथ होगी अपने पास में इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वेलोसिटी इतनी हो कुछ होगी अपने पास में 2.05 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड अगर होगी, उसका वेवलेंथ कितना होगा 3.55 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, इजी था सारा आज का। आई होप आपको सबको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है, सही लग रहा है वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, तो शेयर करना इसको, और आगे वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम आगे वाले जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोस बनाने के लिए कि हाँ कुछ ना कुछ अपने पास में जो मैं काम कर रहा हूँ उसका मुझे आउटपुट मिल रहा है, तो मतलब एक अच्छा ही बात होगी उसके लिए। ठीक है, अब इससे जो हर वीडियो के अंदर हम ये करेंगे स्टार्टिंग के अंदर कि जो फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट जो यूज़ होने वाले हैं यहाँ पे पूरी वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको लेके पहले उनको देखेंगे, फिर थोड़ा ईजी होता है समझने के लिए कि पहले हमने फोकस कर लिया कि हाँ ये फॉर्मूला यूज़ होगा, तो हम एक बार थोड़ा प्रिपेयर होते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन आने वाला, तो इससे रिलेटेड जो 3-4 फॉर्मूले होंगे एक बार वो एक तरीके से हमने देख लिया, समझ लिया कि हाँ ऐसा कुछ होगा यहाँ पे, ईजी है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।